जब विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज हम मिलेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक से जिनके प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके मन में एक संत की शांति और आत्मा में अध्यात्म की गहराई थी। लूथर बरबैंक एक ऐसा नाम जिसने फूलों को उनकी आत्मा से पहचाना और पेड़ पौधों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को जाना। स्वामी योगानंद जी के जीवन में लूथर बरबैंक का मिलन केवल दो महान आत्माओं की भेंट नहीं थी, बल्कि विज्ञान और ध्यान की साझी साधना का प्रतीक था। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से जानें कि कैसे एक वैज्ञानिक भी संत बन सकता है और कैसे गुलाबों के बीच भी प्रभु की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। लूथर बरबैंक ने ज्ञान के ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। मनुष्य के खाने योग्य नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कंटकहीन नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था, तब मैं प्रायः इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि प्रेमपूर्ण स्पंदन पैदा हो सकें। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान का यह उपयुक्त पौधा इस कंटक विहीन नस्ल के रूप में उभर आया। मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, माउंट वॉशिंगटन के अपने बगीचे में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते कृपया मुझे प्रदान करें। निकट ही खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूं। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और फिर विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। इस महान उद्यान विज्ञानी ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता थी बड़े आकार का वह आलू, जिसे उनके ही नाम पर अब बरबैंक आलू कहा जाता है। अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृति के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्का, स्क्वैश, चेरी, प्लम्स, नेक्टारिन, बेरी, पॉपी, लिली, गुलाब। मैंने अपना कैमरा साध लिया जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नैसर्गिक क्रम विकास की गति को बहुत अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, केवल 16 वर्षों में यह पेड़ भरपूर फल देने लग गया। किसी प्रकार की सहायता के बिना नैसर्गिक क्रम के अनुसार फल देने में इसे इससे दुगुना समय लगता। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछलती कूदती बगीचे में आई। उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा, यह मेरा मानव पौधा है। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूं, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगह का प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुनकर संकृत किए जाने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे यह दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो यह संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। लूथर, रांची के मेरे विद्यालय में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों को और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे। मेरे शब्दों ने उनके हृदय की सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया। बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। प्रकृति से दूर और स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का बचपन में ही गला घोंट देने वाली हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के विरुद्ध मेरे हृदय में बगावत है। शिक्षा विषयक आपके व्यावहारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूं। जब मैं उस विनम्र संत से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और वह पुस्तक मुझे भेंट कर दी। द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट, मानव तरु का प्रशिक्षण। पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार के प्रशिक्षण के निर्भय प्रयोगों की आवश्यकता है।
कभी कभी दुस्साहसी प्रयोगों से ही फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वे प्रयोग अधिकाधिक साहसी होने चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। उनकी दृष्टि मावन जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। उन्होंने लिखा था, इस पृथ्वी पर सजीव वस्तुओं में सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन वह वस्तु पौधा है जिसकी प्रवृत्तियां स्थिर हो गई हों। याद रखिए कि इस पौधे ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की युग युगांतर से रक्षा की है। यह पौधा वह चीज है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते यदि हम समय में अनादिकाल तक पीछे चले जाएं, तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति शायद चट्टानों से हुई थी और कल्पनातीत रूप से इतने दीर्घ काल में शायद इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग युगांतरों में विशिष्ट गुणधर्मों की या प्रवृत्तियों की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद भी पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ जाती, यदि आप उसे इच्छा शक्ति कहना चाहें, और यह इच्छा शक्ति भी इतनी दृढ़ कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। बल्कि ताड़ के पेड़ की कुछ जातियों जैसे कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कोई मानवीय शक्ति आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। पेड़ पौधों की इच्छा शक्ति के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो, इस पौधे की आजीवन जिद केवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे टूट जाती है। केवल उस पर कलम बांध देने से, उसमें संकर करने से उसके जीवन में कैसा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। और जब उसकी जिद टूटकर उसमें यह परिवर्तन आ जाता है, तब वहां से आगे उसकी हर पीढ़ी में धैर्य के साथ देख रेख और अच्छे पौधों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्तन को स्थिर और दृढ़ कर दो। और इस प्रकार यह नई प्रजाति अपना मार्गक्रमण शुरू करती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। जब यही बात मानव शिशु की संवेदनशील और लचीली प्रकृति पर लागू करनी हो, तब तो समस्या कहीं अधिक आसान हो जाती है। मेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खींच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब मैं वहां पहुंचा, तो उसी समय पोस्टमैन भी वहां आ पहुंचा और उसने करीब 1000 पत्र वहां डाल दिए। विश्व के सभी भागों से अनेकानेक उद्यान विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपके यहां होने से मुझे बाहर बगीचे में जाने का वह बहाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, लूथर ने विनोद से कहा। उन्होंने एक बड़ा दराज खोला जिसमें यात्रा संबंधी सैकड़ों पत्रक थे। देखिए, उन्होंने कहा, यह है मेरा यात्रा करने का तरीका। अपने पेड़ पौधे और पत्र व्यवहार से यहां बंधा मैं विदेश यात्रा की अपनी इच्छा को इन चित्रों को बीच बीच में देखकर ही पूरी कर लिया करता हूं। मेरी कार उनके फाटक के सामने ही खड़ी थी। लूथर और मैं कार में बैठकर उस छोटे से नगर की सैर पर निकले, जहां के बाग बगीचे लूथर की अपनी विकसित की हुई गुलाब की प्रजातियों सेंटा रोजा, पीच अबलो, बरबैंक गुलाब से खिले हुए थे। इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनके यहां गया हुआ था, मुझसे क्रिया दीक्षा ले ली थी। स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिया का नियमित अभ्यास करता हूं, उन्होंने कहा। योग के विभिन्न पहलुओं पर मुझसे अनेक अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा, पूर्व के पास सचमुच ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिसे पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू किया है। प्रकृति ने यत्नपूर्वक संभाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बरबैंक के सामने प्रकट कर दिए। प्रकृति के साथ घनिष्ठ एक रूपता ने बरबैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी। एक दिन कुछ संकोच के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिल्कुल निकट हूं। अपने अनुभवों की स्मृतियों से उनका कोमल सुंदर मुखमंडल दीप्त हो उठा। तब मैं अपने आसपास के बीमार लोगों को और पौधों को भी स्वस्थ कर सकने में समर्थ होता हूं। फिर उन्होंने मुझे अपनी मां के बारे में बताया, जो धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान ईसाई महिला थीं। लूथर ने कहा, मां की मृत्यु के बाद अनेक बार वे मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुई हैं और मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की है। हम लोग अनिच्छापूर्वक ही उनके घर की ओर वापस मुड़े, जहां हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में मैंने कहा, लूथर,
अगले महीने से मैं पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका शुरू कर रहा हूं। पत्रिका के लिए कोई अच्छा नाम चुनने में मेरी मदद कीजिए। हमने कुछ नामों की थोड़ी देर चर्चा की और अंत में ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम नाम पर दोनों सहमत हो गए। जब हमने उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा अपना एक लेख मुझे दिया। मैंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छप कर आएगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई, मैं बरबैंक को अपना अमेरिकन संत कहने लगा। ईसा के शब्दों को उद्धृत कर मैं कहता, इस मनुष्य को देखो, इसमें कोई छल कपट नहीं है। उनका हृदय अथाह गहरा था। विनम्रता, धैर्य और त्याग का उस हृदय को दीर्घ अभ्यास था। गुलाबों के बीच में स्थित उनका घर अत्यंत सादा था। विलासिता की निरर्थकता एवं अपरिग्रह के आनंद का उन्हें ज्ञान था। एक वैज्ञानिक के रूप में हुई अपनी ख्याति को वे जिस विनयशीलता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार उन वृक्षों की याद आती थी जो पके फलों के भार से झुक जाते हैं। केवल फलहीन वृक्ष ही वृथा अभिमान के साथ सिर ताने खड़े रहते हैं। 1926 में जब मेरे इस प्रिय मित्र का निधन हुआ, तब मैं न्यूयॉर्क में था। अश्रुपात करते हुए मैं सोच कर रहा था, उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहां से सेंटा रोजा तक खुशी खुशी पैदल चला जाऊंगा। अपने आप को अपने कमरे में बंद कर 24 घंटे में एकांत में रहा। न अपने सचिवों से मिला और न मुझसे मिलने के लिए आने वालों से। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक रीति से तर्पण किया। शरीर तत्वों के उनके अनंत स्रोत में विलय के प्रतीक स्वरूप फूल, जल एवं अग्नि का तर्पण किया गया। तब मेरे अमेरिकी शिष्य हिंदू सूतक वस्त्र धारण किए वैदिक मंत्रों का घोष कर रहे थे। यूं तो बरबैंक का पार्थिव शरीर सेंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक वर्ष पूर्व लगाए गए एक लेबनानी देवदार वृक्ष के नीचे चिर विश्रांति ले रहा है, पर जहां तक मेरा संबंध है, उनकी आत्मा रास्ते किनारे उगने वाले प्रत्येक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर क्या सूर्योदय के साथ आते नहीं हैं, और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं गूंज रहा है? उनका नाम अब साधारण बोलचाल का एक शब्द बन गया है। वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बरबैंक शब्द को सकर्मक क्रियापद कहते हुए उसका अर्थ दिया गया है, वर्ण संकर करना या कलम बांधना पौधे पर, अर्थात अच्छे तत्वों को लेकर और बुरे तत्वों को त्याग कर या अच्छे तत्वों के संयोग से सुधार करना किसी भी प्रक्रिया में या संस्था में। यह परिभाषा पढ़कर मैं बोल पड़ा, प्रिय बरबैंक, आपका नाम ही अब अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है। लूथर बरबैंक की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की गहराई कहीं भी प्रकट हो सकती है। खेतों में, फूलों में, विज्ञान के प्रयोगों में या ध्यान की एकाग्रता में। स्वामी योगानंद जी के साथ उनका यह संबंध केवल मित्रता नहीं, बल्कि उस दिव्यता की पहचान है जो हर हृदय में छिपी है। अगर ये अध्याय आपके हृदय को छू पाया हो तो इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब अगली ऑडियो बुक में मिलेंगे अमेरिका में स्वामी योगानंद जी के अद्भुत अनुभवों और ध्यान से जुड़ी गहराइयों के साथ।